Hello everyone, I'm Sheetal Sharma, your biology tutor. So guys, हमारा जो थर्ड चैप्टर था ह्यूमन रिप्रोडक्शन वो हमने पूरा कवर कर लिया है. So in this video we are going to start our next chapter, that is chapter number 4, reproductive health. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है स्टार्ट करने से पहले जितने भी बच्चे इसे सुन रहे हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो है वो कंटिन्यूसली बनाती रहूँ गाइस. सो मोटिवेट करते रहिए मुझे और प्लीज़ कमेंट करिए कि कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज वो भी मेंशन कीजिए सो दैट मैं आपके डाउट्स को भी क्लियर कर पाऊँ. सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है बेसिकली? रिप्रोडक्टिव मीन्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो ऑर्गन्स हैं उससे रिलेटेड है और उसी की हेल्थ. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेसिकली एक स्टेट है फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल फिटनेस फॉर लीडिंग अ रिस्पॉन्सिबल, सेफ एंड सेटिस्फाइंग रिप्रोडक्टिव लाइफ. अब एक पर्सन जो है वो कब रिप्रोडक्टिव हेल्दी हम उसे कहेंगे? जब वो एक फिजिकली फिट होगा, इमोशनली फिट होगा, बिहेवियरली एंड सोशली फिट होगा, तब हम उसे कह सकते हैं दैट पर्सन इज़ अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी. वो एक रिप्रोडक्टिव लाइफ, एक सेटिस्फाइड रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है वो अचीव कर सकता है या जी सकता है. अब जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, वो क्या बोलता है? उसकी जो डेफिनेशन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की वो है टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, that is emotional, behavioral and social aspects along with the physical aspect. तो आप फिज़िकल फिट तो होने ही चाहिए, आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए. इसके साथ साथ आप इमोशनली, आपका जो मेंटल स्टेटस है, आपका जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं, इवन जो आप दूसरों के साथ डील करते हैं, सोशल एस्पेक्ट्स, वो भी आपके फिट होने चाहिए. तभी हम बोलेंगे दैट पर्सन इज़ अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन. तो ये WHO की डेफिनेशन है जो अक्सर पूछी जाती है गाइस. तो आपको यही डेफिनेशन याद करनी है. टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इट्स इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल एस्पेक्ट्स अलॉन्ग विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स. अब वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट? हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो क्यों पढ़ रहे हैं? सभी जानते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्दी होना ज़रूरी है, बट ये क्यों ज़रूरी है? वाई, व्हाट इज़ इट्स इम्पॉर्टेंस या व्हाट इज़ इट्स नीड? ज़रूरत क्या आन पड़ी? इफ़ पीपल हैव गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थी लाइफ, अगर लोगों की एक गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थी लाइफ होगी तो ऑब्वियसली वो एक रिस्पॉन्सिबल, सेटिस्फाइंग और सेफर सेक्स लाइफ जो है वो अचीव कर सकते हैं, राइट? सेकेंड, पीपल विल हैव कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस यंग वंस एंड कंटिन्यू देयर जनरेशन. अगर वो रिप्रोडक्टिव हेल्थी पर्सन है तो वो जो कपल है, राइट, वो अपने बच्चे जो हैं वो पैदा कर सकते हैं जिससे उनकी जो जनरेशन है वो चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी. थर्ड इज़ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो हेल्प करता है टू नो अबाउट अवर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड टेक प्रॉपर केयर ऑफ अवर रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थी होना मतलब हम अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, राइट, उसकी हम टेक केयर करेंगे, उसकी साफ़ सफाई, उसकी हाइजीनिक कंडीशंस का प्रॉपर ध्यान रखेंगे. ओके, तो हमें उसके बारे में नॉलेज जो है और अच्छे से मिलेगी. इवन इट हेल्प्स अस टू कीप प्रॉपर हाइजीन ऑफ जेनिटेलिया. ठीक है, जो सेक्स कैनाल है, जैसे कि वजाइना इज़ देयर, देन यूरिनोजेनिटल अपर्चर इज़ देयर, तो उसकी जो प्रॉपर हाइजीनी नेचर है, जो उसकी साफ़ सफाई है, उसकी हमें भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर हम उससे कंसर्न्ड है तो. रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो हेल्प करती है टू डिटेक्ट रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ हो गई है, कोई डिसऑर्डर हो गया है, तो अगर कोई अवेयर है अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के रिलेटेड तो ऑब्वियसली उससे टाइम से पहले, ठीक है, ज़्यादा देर नहीं होगी, उसे टाइम से पहले उस बीमारी को वो डायग्नोज भी कर लेगा और उसका वो ट्रीटमेंट भी करवा लेगा एक कंसर्न डॉक्टर के साथ बात करके. रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द सोशल, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट. तो हमारी डेवलपमेंट के लिए भी रिप्रोडक्टिव हेल्थी होना हमारा बहुत ज़रूरी है. और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है हेल्पफुल है इन फैमिली प्लानिंग एंड एंजॉइंग फैमिली लाइफ. तो एक फैमिली प्लानिंग जो है वो हम प्रॉपरली कर सकते हैं अगर पर्सन रिप्रोडक्टिव हेल्दी है और अपनी जो फैमिली लाइफ है वो अच्छे से इंजॉय कर सकता है. तो दीज आर सम नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. अब इसी चैप्टर का आपका जो फर्स्ट टॉपिक है बेसिकली
जो मेन टॉपिक आपको हम जिसे बोलेंगे वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। नाम से पता चल रहा है सेक्सुअली, जो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जो डिजीजेज एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ट्रांसमिट होगी या ट्रांसफ़र होगी, उन्हीं को हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज या शॉर्ट में STDs भी कहते हैं। इसका सेकंड नेम एक और है वेनरियल डिजीजेज, एक और नेम है इसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस RDI। तो दीज आर सर्टन नेम्स। तो किसी भी नाम से आपको पूछा जा सकता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लिए। तो STDs आर द डिजीजेस जो ट्रांसमिट होंगी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर दोनों पार्टनर्स नॉर्मल है, उन्हें कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो STDs ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो एक पार्टनर का इन्फेक्टेड होना ज़रूरी है। एक पार्टनर इन्फेक्टेड होगा, उसको ऑलरेडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होगी। जब वो एक नॉर्मल पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो उस नॉर्मल पर्सन को भी STDs हो जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे जो सिलेबस में है वो है गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीस, हेपेटाइटिस B, एड्स एट्सेट्रा, जिसे हम 1 बाय 1 कवर करेंगे इस वीडियो में। सो देखते हैं इस वीडियो में हम कितने कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट इज द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अब ये जो ट्रांसमिटेड STDs हैं, इनको हम किस तरह से रोक सकते हैं, कैसे हम इन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले अवॉइड किया जाए सेक्सुअल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी को पता है ये पर्सन इन्फेक्टेड है तो उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट जो है ना बनाया जाए। हो सके तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे जो है कॉन्डम्स का यूज़ किया जाए। मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स को अवॉइड किया जाए और अननोन पार्टनर्स के साथ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड किया जाए। अगर पर्सन का एक गुड मॉरल करेक्टर है कि एक पर्सन जो है वो अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ लॉयल है, दैट इज़ वेरी गुड। उनमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ट्रांसफ़र होने के चांसेस नहीं रहते हैं। अवॉइड शेयरिंग बेडिंग, किसी के साथ अपना बेड शेयर नहीं करना है, उसके साथ उसके कपड़े शेयर नहीं करने हैं, किसके साथ, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, तो उससे भी ट्रांसमिट हो जाती हैं। एट लास्ट STDs को प्रिवेंट किया जा सकता है अगर हम लोगों को अवेयर करें, अगर हम उन्हें हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं तो भी STDs को रोका जा सकता है। एंड लास्ट, हेपेटाइटिस जो है कैन बी प्रिवेंटेड बाय हेपेटाइटिस B वैक्सीन। जैसे कि जो हेपेटाइटिस STD है इसको हम हेपेटाइटिस B वैक्सीन के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं। और वो कौन सी वैक्सीन्स हैं, जैसे कि एनर्जिक्स B, शेनवाक B एट्सेट्रा। तो इन वैक्सीन्स के थ्रू हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, थोड़ा रोक सकते हैं। नाउ 1 बाय 1 मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है और इसी टेबल के अंदर हमने डिजीज़ का नाम, उस डिजीज़ को कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म का नाम, इस डिजीज़ के सिम्टम्स और उसके ट्रीटमेंट जो है वो लिखे हुए हैं। और ये एक बहुत ही प्रॉपर वे है, एक टेबल के थ्रू हम इजीली जो है हर एक डिजीज़ को कवर अप कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका आता है दैट इज़ दी ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस जो है इसे इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जो इसे फैलाता है बेसिकली वो एक प्रोटोजोन है और उस प्रोटोजोन का नाम है ट्राइकोमोनास वैजिनालिस। सिम्टम्स क्या हैं? फीमेल्स में अगर ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ये डिजीज़ हो जाती है ट्राइकोमोनियासिस, तो फीमेल्स में होगा क्या क्या, इचिंग होगी, खारिश, बर्निंग, जलन, डिसयूरिया, बार बार यूरिन आएगा, फॉल स्मेलिंग, बहुत ही थोड़ी सी स्मेल, अलग सी गंदी सी स्मेल होगी, वेजिनाइटिस विद येलो डिस्चार्ज, तो वजाइना से एक येलो कलर का डिस्चार्ज जो है होता रहेगा। ये फीमेल्स के सिम्टम्स हैं। मेल्स में भी बर्निंग, डिसयूरिया, जब वो यूरिन पास आउट करेंगे तो उन्हें जलन होगी, यूरिथराइटिस, तो वो भी क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे एक लिक्विड। और ट्रीटमेंट क्या है, कुछ ड्रग्स हैं हमारे पास जैसे कि मेट्रोनिडाजोल, टीनिडाजोल, अफेक्टिव मेडिसिन हैं जो इस डिजीज़ को ट्रीट कर सकती हैं। तो टाइम से जो है डिज़ीज़ का डायग्नोज होना बहुत ज़रूरी है सो दैट ये ड्रग्स अपना जो काम है वो अच्छे से कर पाएँ और डिज़ीज़ जो है वो ट्रीट हो पाए। नेक्स्ट इज़ दी क्लामीडिया। क्लामीडिया जो है इसे कॉज करने वाला एक पैथोजन है जिसका नाम है क्लामीडिया ट्रैकोमैटिस और इसके जो सिम्टम्स हैं वो है यूरिथराइटिस, येलो म्यूकस,
येलो म्यूकस, येलो डिस्चार्ज होगा, पस सिक्रीशन होगी, प्रोक्टाइटिस, इसमें रेक्टस में पेन होगा और यूरिन पास करते हुए पेन होगी, इवन सर्विक्स और यूट्रस में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, सूज जाएगी, सूजन आ जाएगी। और बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो इस डिज़ीज़ को ट्रीट करने में कामयाब हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, डीऑक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, बहुत ही कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं जो इजीली अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है सीरम हेपेटाइटिस, ये क्यूरेबल नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट क्यूरेबल डिजीज़, ये क्योर नहीं हो सकती है, यू कैन जस्ट प्रोलॉन्ग द लाइफ, आप उस पर्सन, उस पेशेंट की लाइफ को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, बट आप उसको प्रॉपर क्योर नहीं कर सकते हैं। तो जितना हो सके इस इन्फेक्शन से बचना चाहिए। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एक वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस, कॉजेज डेथ ऑफ पर्सन, ये इससे पर्सन की डेथ भी हो जाती है। फीवर, इसके सिम्टम्स हैं फीवर, एनोरेक्सिया, नींद ना आना, नौशिया, मन थोड़ा सा ऐसे रहेगा, मलेस भी, मन का ख़राब होना, एक्यूट जॉन्डिस, थोड़ा सा पीलिया हो जाएगा, खून की उल्टियाँ आएंगी ना, अल्टीमेटली जो पर्सन है वो मर जाएगा। इसके लिए कुछ हमारे पास ड्रग्स हैं, एंटीवायरल ड्रग्स हैं बेसिकली। एसाइक्लोविर जो है इफेक्टिव है, जिससे पर्सन की आप 10, 15, 20 साल के लिए लाइफ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप उसे इस डिज़ीज़ को ट्रीट नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ पर्सन की लाइफ को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, दैट्स इट। तो जितना हो सके, और आई थिंक इसकी एग्जांपल है हमारे पास, सो गाइज नेक्स्ट है हमारे पास सिफिलिस। सिफिलिस, तो सिफिलिस जो है क्यूरेबल डिजीज़ है। इसे कॉज करने वाला एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ट्रेपोनीमा पैलिडम। ट्रेपोनीमा पैलिडम, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सिफिलिस पूछा जा सकता है, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है ट्रेपोनीमा पैलिडम। सिफिलिस जो है इसमें डिफरेंट स्टेजेस आएंगी। सिम्टम्स की अगर हम बात करें, अगर प्राइमरी स्टेज है, अगर पर्सन अभी प्राइमरी स्टेज में ही है, अभी नया नया उसे सिफिलिस हुआ है, इन दैट केस उसे चांसेस होंगे। चांसेस क्या होते हैं, जेनिटल पार्ट्स पे, जो सेक्स ऑर्गन्स वाले पार्ट्स हैं, वहाँ पे सोर्स, बड़े बड़े छाले हो जाएंगे। लिम्फ नोड्स उसकी इन्फ्लेम कर जाएगी, सूज जाएगी। अगर सेकेंडरी स्टेज में पर्सन पहुँच गया है तो उसे फीवर होगा, उसकी हड्डियों में, उसकी जोड़ों में दर्द होगी, स्किन पे लेशंस, निशान पड़ जाएंगे, रेड रेड कलर के रैशेज आ जाएंगे, और इवन उसका हेयर लॉस होना शुरू हो जाएगा, बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। थर्ड, अगर लेटेंट स्टेज है वो पता ही नहीं चलती, क्योंकि वो यूजुअली इट इज़ सिम्टमलेस। तो अगर पर्सन लेटेंट स्टेज में है तो उसे पता ही नहीं, वो डायग्नोज ही नहीं हो पाएगा। एंड लास्ट इज़ दी टर्शरी स्टेज, जिसमें क्रॉनिक अल्सर्स हो जाते हैं, बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं नाक पे, लोअर लेग पे, एट्सेट्रा। तो दिस इज़ दी टर्शरी स्टेज। तो सिफिलिस को 4 स्टेजेस में पढ़ा जाता है, इसके सिम्टम्स को, और इसे भी पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के मदद से इसको क्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी है राइट टाइम पे डायग्नोसिस होना, तो ही आप ट्रीटमेंट इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ दी गोनोरिया। तो गोनोरिया भी इम्पॉर्टेंट है गाइस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी क्योरेबल है। इसे भी एक बैक्टीरिया कॉज करता है जिसका नाम है नेसीरिया गोनोरिया, नेसीरिया गोनोरिया, और इसके सिम्टम्स हैं पेनफुल डिस्चूरिया, ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन पास आउट करते हुए दर्द होगा, डिस्चार्ज ऑफ फाउल स्मेलिंग फ्लूइड कंटेनिंग पस, तो फाउल स्मेलिंग फ्लूइड निकलेगा जिसमें बहुत बदबू होगी। जेनिटेलिया, मतलब जो सेक्स ऑर्गन्स वाले पार्ट हैं जहाँ से यूरिन पास आउट करते हैं, वहाँ पे बड़ी दर्द रहेगी, अरिथ्राइटिस रहेगा, दर्द रहेगी आपकी जोड़ों में भी, अल्सरेशन, आपको बड़े बड़े छाले जो हैं पड़ सकते हैं। एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एम्पिसिलिन जो है अफेक्टिव ड्रग्स हैं इसको ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट है जेनिटल वार्ड्स। जेनिटल वार्ड्स नाम से पता चल रहा है जेनिटल, तो ये जेनिटल वाले पार्ट्स पे, जैसे कि पेनिस पे या वजाना वाले पार्ट पे, वहाँ पे बड़े बड़े वार्ड्स आ जाएंगी। तो क्यूरेबल है, इसे कॉज करने वाला एक वायरस है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV। वार्ड्स हो जाएंगे ऑन पेनिस, वुल्वा, वजाइना, सर्विक्स, एनस, वहाँ पे भी बड़े बड़े फोड़े से हो जाएंगे, छाले भी नहीं बोलेंगे हम, फोड़े बोलेंगे, वहाँ पे हो जाएंगे। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, उन वार्ड्स को रिमूव किया जा सकता है लेज़र सर्जरी के थ्रू, या फिर कुछ ड्रग्स जैसे कि पोडोफिलैक्स और अल्फ़ा इंटरफेरॉन जो है ये कामयाब हैं इस डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए।
नेक्स्ट इज़ दी जेनिटल हर्पीज़, जो कि क्योरेबल डिजीज़ है। इसे भी एक कॉज करने वाला वायरस है हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस HSV। इसके सिम्टम्स हैं पेन, दर्द रहेगी, डिसयूरिया रहेगा, मैलेस जी घबराना, सर में दर्द, वजाइनल और यूरिथ्रल डिस्चार्ज होगा फीमेल्स के केस में। वाटरी ब्लिस्टर्स रहेंगे, पानी वाले छाले होते हैं ना जो आप जब फोड़ने पे उसमें से वाटर सा निकलता है, तो वाटरी ब्लिस्टर्स हो जाएंगे जेनिटेलिया के आगे पीछे और बटॉक्स पे, थाइस के ऊपर और पीछे बैक साइड हिप्स के पास। ब्लिस्टर्स जो हैं जब रप्चर होंगे तो वायरस रिलीज होगा और वो और जगह जाके फैल जाएगा और वहाँ पे भी वाटरी ब्लिस्टर्स हो जाएंगे। तो ये फैलता है बेसिकली। इसे ट्रीट करने के लिए एंटीवायरल ड्रग्स जैसे कि एसाइक्लोविर जो हेपेटाइटिस में भी यूज़ होता है, वेलासाइक्लोमिर और फेमिसीसाइक्लोविर अफेक्टिव जो हैं ड्रग्स हैं जो इसे ठीक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में पढ़ा और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की इम्पोर्टेंस और STDs को किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है वो पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन शुरू करेंगे। सो विद दिस पढ़ते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।